देख रहे हैं जनगण का मन, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और जनगण का मन में आज हमारा बड़ा मुद्दा है, क्या नरेंद्र मोदी का उदय क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? क्या केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार शत्रुओं की ताकत को कम कर रहे हैं? ये सवाल हाल में हुए 2 विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मौजूद होता रहा है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना को जिस तरह से बीजेपी ने हाशिए पर ढकेला, वो भविष्य की राजनीति की नई दशा और दिशा तय करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज जनगण का मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। बाद मौजूद होता रहा है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना को जिस तरह से बीजेपी ने हाशिए पर ढकेला, वो भविष्य की राजनीति की नई दशा और दिशा तय करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज जनगण का मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी किसके साथ सरकार बनाएगी, ये पूरी तरह बीजेपी के फैसले पर निर्भर करता है। बीजेपी चाहेगी तो शिवसेना से समर्थन ले, बीजेपी चाहे तो एनसीपी से समर्थन ले। इस चुनाव से पहले किसी ने सोचा न होगा कि महाराष्ट्र के इन छत्रपों को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सरकार बनाने की ताकत है और ये छत्रप समझौता करने की हालत में है। महाराष्ट्र में 24 साल बाद 100 के आंकड़े को पार करने वाली बीजेपी पहली राजनीतिक पार्टी बनी और 288 में से 122 सीटें अपने दम पर जीत कर लाई। 63 सीटों के साथ शिवसेना दूसरे नंबर पर और 41 सीटों के साथ एनसीपी चौथे नंबर पर रही। वोट प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो बीजेपी को 27.8% लोगों ने वोट किया, वहीं शिवसेना को 19.3% लोगों ने और एनसीपी को 17.2% लोगों ने वोट देकर चौथे नंबर पर धकेल दिया। सवाल है, क्या मोदी का उदय क्षेत्रीय दलों को बड़ी चुनौती है? मोदी की सुनामी आई और सब कुछ डुबा कर ले गई। पहले केंद्र में मोदी ने एक मजबूत सरकार बनाई और अब ये मजबूत सरकार राज्यों के छत्रपों को हाशिए पर ला रही है, उनकी ताकत को सीधे चुनौती देकर कमजोर कर रही है। हरियाणा में भी यही हुआ। पिछले 27 सालों में किसी गैर कांग्रेसी दल को 90 में से 47 सीटें मिली। यहाँ भी इंडियन नेशनल लोकदल को महज 19 सीटों से समझौता करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पहले ही मोदी ने माया और मुलायम जैसे छत्रपों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। मोदी के खौफ का ही नतीजा है जो अखिलेश सरकार ने दर्जा प्राप्त 75 मंत्रियों को बर्खास्त कर ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार भी साख पर बट्टा लगाने वालों को नहीं बख्शेगी। माना यह जा रहा है कि अखिलेश सरकार का ये कदम 2017 की तैयारी के मद्देनजर है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब बिहार में मोदी लहर का सामना करने के लिए 2 धुर विरोधी नीतीश और लालू को एकजुट होना पड़ता है। अगले ही साल यानी 2015 में बिहार को अग्नि परीक्षा से गुजरना है, लेकिन बिहार में छत्रपों ने मोदी से निपटने की तैयारी अभी से कर ली है। ये खौफ है मोदी का खौफ। दिल्ली की ताकत को पश्चिम बंगाल भी देख रहा है। 2016 में ममता बनर्जी को मोदी की लहर का सामना करना है और जिस तरह से मोदी छत्रपों को हाशिए पर ला रहे हैं, उससे ममता अछूती रहेगी, ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन नरेंद्र मोदी का उदय क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म करता हुआ चला जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम बहस की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान जनगण का मन में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी और अनिल बंसल जी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाहर से मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी, जो आपको दिखाई देंगे सीधे मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिल बनूली जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरजेडी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मनोज झा हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष आपसे ही है और सवाल सीधा सा है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय छत्रपों का जो हाल हुआ, हालांकि शिवसेना ने जरूर पिछले साल के मुकाबले अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत किया, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी का उदय अब क्षेत्रीय छत्रपों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हाँ, हाल ही के अगर चित्रा हम 2 विधानसभा चुनाव देखें, हरियाणा और महाराष्ट्र,
तो इसमें साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है। और इसी नरेंद्र मोदी के जादू की जो छड़ी नरेंद्र मोदी घुमा रहे हैं अपने प्रचार रैलियों के जरिए, जो रैलियों का रेला वो कर देते हैं, उसमें एक ये दिखाई दे रहा है बीजेपी को कि ये अपने आप में एक ऐसा चेहरा है जिसको सामने रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। इसी के तहत आप देखिए कि ये शिवसेना के साथ आखिरी तक तय नहीं हो पाया कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी पहले से सोच रखी थी कि शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं होगा तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, और ऐसा ही हुआ। तो बीजेपी के लिए ये प्लस है। शिवसेना के लिए मुझे एक शेर याद आता है, अगर हम मेले में भटके होते तो शाम को घर आ जाते, लेकिन हम तो घर में ही भटक गए, कैसे ठौर ठिकाना मिलेगा इसका कोई संकेत नहीं। देखिए मनीष, आपके शेर पर यहाँ पर तालियां भी बज रही हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। आलोक मेहता जी, सबसे बड़ी बात यही है, नरेंद्र मोदी बार बार अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र करते रहे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस को हटाना है, लेकिन यहां पर क्षेत्रीय छत्रपों को अब अपना अस्तित्व बताने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। ये क्या नई राजनीति उभरता हुआ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में? देखिए, नई राजनीति नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो मानना ही होगा कि ये खाली नरेंद्र मोदी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहा है, और या कांग्रेस पार्टी भी जब थी, तो उन्होंने क्षेत्रीय दलों का अपने अपने समय समय पर उपयोग किया। आज आप देखिए तमिलनाडु में भी टीएमके डीएमके दी है, तो पहले कहीं न कहीं कांग्रेस कहीं उनके साथ गठजोड़ किया, उसका असर हुआ। बीजेपी ने भी मायावती को, यदि आप याद करें, मायावती का साथ दिया था, कांग्रेस ने भी एक बार दिया था। अब उनको यदि और सही माने में यदि राष्ट्रीय स्तर पर अपना, जिसको राष्ट्रीय पार्टी आप और हम यदि यह कहते हुए, वरना क्या राष्ट्रीय पार्टी है, दो राज्यों में यदि कांग्रेस बचेगी तो उसे कैसे राष्ट्रीय कहेंगे? तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो अपना नक्शा, जब से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए या उससे पहले भी जो तैयारी संगठन के व्यक्ति के नाते की होगी, तो उनकी कोशिश तो है कि जिन राज्यों में उनका काम रहा है, जैसे पंजाब अकाली दल अभी साथ में, ताजा असर शिवसेना के बाद यदि असर पड़ना है तो अकाली दल का। बिल्कुल। हरियाणा के चुनाव में, चूंकि हम ताजे संदर्भ में बात कर रहे हैं, डरे हुए भी हैं, डरे होंगे। और दूसरा, जितने भ्रष्टाचार भयानक वहां पर है, त्राही अरुण जेटली जैसे व्यक्ति यदि हार सकता है, जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड आदमी थे, ये अकाली दल की जो बदनामी थी, जो एनसीपी की बदनामी महाराष्ट्र में है, वही बदनामी अकाली की वहां है। तो उनसे पिंड छुड़ाएं। कांग्रेस ने क्या किया था, थोड़ी जो गलतियां जो की कि डीएमके को झेला, किसी भी तरह से राजा के मामले पर भी मनमोहन सिंह ने उनको सरकार बचाए रखने के लिए बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति है। लेकिन अभी मैं जरूर कहूंगा, ये कहना गलत होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी ऐसा असर, केरल हुआ, आंध्रा हुआ, तमिलनाडु हुआ, वहां ये माना नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी जी वैसी लहर ले आएंगे और वो क्षेत्रीय दल भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, मैप में पहले उत्तर भारत में अपना विस्तार जहां उनका प्रभाव रहा है, उसमें वो क्षेत्रीय दल निश्चित रूप से समाजवादी के लिए खतरा है, जेडीयू के लिए वहां उन्होंने हाथ मिलाया है। वो जातिगत समीकरण पर न जाएं। जो नीतीश ने जिस तरह से वहां जिस खेती बोई थी, यदि उसको ठीक से आगे बढ़ा पाते, लेकिन वो एकदम थोड़ा बिखरा हुआ दिख रहा है। उसका फायदा, चूंकि झारखंड में चुनाव है, जहां पर अस्थिरता बहुत रही, और उसमें फायदा उठाने की कोशिश होगी, बिहार में होगी। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर भारत में जहां भाजपा का प्रभाव रहा है, वहां अपना गढ़ मजबूत करने का, जैसे कहते हैं कि बीड़ा नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम अमित शाह ने उठाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अनिल बंसल जी, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे आलोक जी की बातों से? देखिए, आलोक जी ने ठीक कहा, लेकिन मैं, चित्रा जी, ये मत भूलिए आप कि अभी भी उड़ीसा है, वहां एक सीट बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली, और अभी कंधमाल का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ, ये मानते हुए भी कि दिल्ली में मोदी की सरकार है, वहां जो उम्मीदवार मर गए थे जीते हुए, उनकी पत्नी उनसे ज्यादा वोट से जीत कर आई है बीजू जनता दल की। जबकि होना ये चाहिए था कि वहां बीजेपी का एमपी जीतता, क्योंकि वो केंद्र में सरकार उनकी है, कुछ लाभ करता। तो ये, मैं दो चीजों से मैं कभी सहमत नहीं होता कि कांग्रेस मुक्त भारत बन सकता है, इसका मैं कभी नहीं मानता। और क्षेत्रीय ये तो नारा है अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का। देखिए, बीजेपी की भी 2 सीटें आई थी 1984 में, हमें ये बोलना नहीं चाहिए, और ये परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। आप बहुत कुछ सोचते हैं, 1980 में तो गठन भी हुआ था ना बीजेपी। नहीं, मेरा कहना है चित्रा जी, आपकी मोदी सरकार कैसा परफॉर्मेंस करेगी, इसका भी काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं है कि सब क्षेत्रीय दल ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी जो बयार बह रही है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे हमारे सामने, और आज तो हरियाणा में सरकार ने अपनी शपथ ली है। आपने बिहार में देखा, जो उपचुनाव में अगर उन्होंने हाथ मिलाया, परसेंटेज ऑफ वोट देखिए आप, अभी आप कहीं भी 50% से ज्यादा नहीं जा रहे, जहां फाइट है सिर्फ वहां आपकी वोट ज्यादा है।
नहीं तो ये एक चुनौती है कि आपको अभी आपने खुद ही बताया कि महाराष्ट्र में कितने 30-32% वोट लेकर आप आए हैं, तो ऐसा नहीं है। 68% मतदाता अभी आपके खिलाफ ही है, तो आपको कंसोलिडेट करना है। ये एक चिंता की बात। मोदी ने सफलता पाई है निश्चित रूप से। हरियाणा और महाराष्ट्र की जो उपलब्धि है उस पर हर कोई अभिभूत है, गदगद है, आश्चर्यचकित है कि कोई कम बड़ा चमत्कार नहीं है। पर ये बाकी राज्यों में चलेगा, ये भी देखने की बात होगी। बाकी राज्यों में चलेगा। अपने आप को कांग्रेस इन सब के बीच में आलोक शर्मा जी कहां पा रही है? देखिए चित्रा जी, इस चुनाव को और आप पिछला एक वर्ष देखिए और आने वाला एक वर्ष देखिए तो 3 अलग अलग पैमाने होंगे। अगर आप पिछला एक वर्ष देखते हैं तो उसके अंदर लोकसभा का चुनाव गया है। लोकसभा के चुनाव में अगर आप कहते हैं मोदी साहब की वजह से क्षेत्रीय दलों को खतरा हो गया है, वैसे मैं किसी भी क्षेत्रीय दल की तरफ से अधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए, लेकिन आप उड़ीसा देखिए, तमिलनाडु देखिए, आप वेस्ट बंगाल देखिए, क्या वहां पर क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव हुआ? नहीं हुआ। क्षेत्रीय दलों पर किस पर प्रभाव हुआ? अभी 2 चुनाव जो गए हैं, हरियाणा में एक हज का, तमिलनाडु में तो डीएमके की एक भी सीटें नहीं आई थी, जबकि बीजेपी ने अपनी स्थिति थोड़ी दूसरा जो क्षेत्रीय दल था वो पूरी की पूरी सीट लेकर चला गया। 37 सीटें मिली थी एआईएडीएमके को। मैं समझता हूं कि ये समय होता है। जिस समय पर राजीव जी आए थे उस समय भी लगने लगा था कि क्षेत्रीय दल तमाम समाप्त हो गए, लेकिन हिंदुस्तान का सामाजिक और आर्थिक जो ताना बाना है उसमें कहीं ना कहीं वैविध्य है, और वैविध्य से ही, और जहां तक विकास की बात है, क्षेत्र कुछ पिछड़े रहे, कुछ अगड़े रहे। है इन सब के बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र में तो आप तीसरे नंबर पर चले गए। अभी भी आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को 27% वोट मिला है तो 2 क्षेत्रीय दलों को 20% के आसपास मिला है। आप कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं? कांग्रेस को भी 20% के आसपास है, 60% में 3 लोग हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है? हरियाणा की जहां तक बात है, पिछले 3 चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, तीनों के तीनों चुनाव में एक तरफा वोटिंग रही। मनीष सवाल पूछ रहे हैं। जी मनीष जी। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को 20% वोट मिल रहा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि बीजेपी अकेले 27% पा रही है। 20 और 27 में मैं समझता हूं 20 या 60 3 पार्टियों को मिल रहा है। अगर एक तरफा मोदी जी की लहर थी और क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचना था तो 20% के आसपास क्षेत्रीय दलों का वोट नहीं आना चाहिए था। हरियाणा में किसको खतरा हुआ? हजका को। हजका का वोट परसेंटेज घट गया, किसकी सहयोगी थी? बीजेपी की। एनसीपी के वोट परसेंटेज घटे, किसकी सहयोगी थी? बीजेपी की। जेडीयू 31 से 19 से मट गई ना। जेडीयू किसके सहयोगी थी? बीजेपी की 15 वर्षों तक। आप कांग्रेस बीजेपी कहीं ना कहीं आने वाले समय में अकाली दल को चिंता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का वोट बैंक खाती चली जा रही है। खाती क्या चली जा रही है? अनिल बलूनी जी इसका जवाब देंगे। अनिल बलूनी जी, सीधा सवाल यही है। आलोक शर्मा जी ने कहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों का वोट खाती हुई चली जा रही है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इनके बड़े रोचक ये आंकड़े देते हैं जी। जब इनकी सीटें कम आती हैं तो ये परसेंटेज बताने लग जाते हैं, और जब सीटें ज्यादा आती है तब वो परसेंटेज बनी सीटों पे आ जाते हैं। कांग्रेस की सरकारें जब बनी है वो भी इतने परसेंटों पे बनी है। इसलिए मेरे को लगता है कि हमारी जो जहां हमारी सरकार बनी है वहां देखिए, एक तो पहले जो आपका विषय है, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। हमारे से किसी की चुनौती नहीं है। हमसे अगर किसी को भय है, मोदी जी से किसी को भय है, तो जो भ्रष्टाचारी है उनको भय है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको डर लगना चाहिए, जो लोग अपना काम नहीं करते उनको डर लगना चाहिए। अरे आपके सहयोगी भी डरे हुए हैं, उनको डर लगना चाहिए। तो मोदी जी से डरने की नहीं। देखिए, हमने कभी सहयोग किया, आप इतिहास उठा लीजिए चित्रा जी, हमने कभी सहयोगियों के साथ गलत नहीं किया। हमने कभी जनता दल यू को कभी हमने नहीं छोड़ा, हमने कभी शिवसेना को नहीं छोड़ा, हमने कभी हजका को नहीं छोड़ा। जो करता है, जो हमारे साथ छोड़ता है, हम 125 करोड़ जो देशवासी बलूनी जी, तभी शिवसेना कहती है कि आपने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। हजका वालों ने भी यही कहा था। नहीं, अकाली भी तैयारी कर रहे हैं इसी स्टेटमेंट की। देखिए, अब आप हजका की बात करेंगे। देखिए, हजका ने कहा कि हमको 40 सीटें चाहिए। अब आप बताइए, जो पार्टी 2 सीट जीत रही है, अगर वो हमसे 40 सीटें मांगेगी, नाजायज मांग करेगी, तो कैसे पूरा हो सकता है? इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी हमने दिखाया कि हम 123 सीटें स्वयं जीत गए। इसका मतलब जो हमारी बात थी वो ठीक थी। तो इसी को अवसरवादिता कहते हैं बलूनी जी। हम किसी कमजोर को कभी दबाने की कोशिश नहीं करते। नहीं। जब अपनी मजबूती दिखे तो सहयोगी दलों को साइड कर दीजिए। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई आपने, कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और उसके बाद आप छोड़कर चल दिए। जेडीयू के साथ 17 साल गठबंधन में रहे,
जब मजबूती दिखने लगी तो जेडीयू को छोड़ दिया। आपने भी तो छोड़ा ना एनसीपी, और आप भी तो अलग नहीं, हमने एनसीपी को नहीं छोड़ा। एनसीपी अलग हो गई ना, आप भी तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। एनसीपी ने स्वयं कहा, एनसीपी ने 15 मिनट के बाद प्रेस पहले ही कॉन्फ्रेंस आपने अपनी सूची जारी कर दी। देखिए चित्रा जी, नेताओं की, एनसीपी तो को उनको डर होगा ना, एक बार हम जेल में काम कर रही थी और एनसीपी ने वो काम किया। आपने एनसीपी के साथ 15 साल सरकार चलाई और बाद में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमारे साथ आपने एनसीपी से गठबंधन करके हमारा गठबंधन तोड़वा दिया। सारे जितने आरोप थे सब उनको कह दिए। चूंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का उभार है, सबसे ज्यादा अगर प्रभाव इसका हमने देखा था तो वो बिहार में। अनिल जी, मैं आती हूँ आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ दो बड़े नेता क्षेत्रीय दलों के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज झा, जेडीयू आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, और जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी जी का कहना है कि दरअसल उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा आप लोगों से, आप लोगों ने तोड़ा, और उसके बाद नतीजा सामने है, आपको आरजेडी से महागठबंधन तक करना पड़ा अपना अस्तित्व बचाने के लिए। फ्रेम देख के करो, फ्रेम देखो और फिर देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है, अनिल बलूनी जी को अगर गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड के अलग होने की स्थितियों का जरा भी अगर ज्ञान होगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बयान उन्हें जारी करने चाहिए। हमने जो सवाल उठाए, जिन सैद्धांतिक सवालों पर हमारी असहमतियां थी, उस पर हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग होने की स्थितियों का जरा भी अगर ज्ञान होगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बयान उन्हें जारी करने चाहिए। हमने जो सवाल उठाए, जिन सैद्धांतिक सवालों पर हमारी असहमतियां थी, उस पर हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। उन नेताओं के लगातार संपर्क में थे जो फैसलों को बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी और गोवा की कार्य समिति के बाद जिस तरह से स्थितियां बदलती चली गई, जनता दल यूनाइटेड के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं था कि वो एक तरफा ऐलान करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से स्वयं को अलग कर ले, और हमें कोई पछतावा नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जी, कोई एक चुनाव किसी राजनीतिक दल को बहुत लंबी आयु नहीं दे सकता है, और कोई एक चुनाव किसी राजनीतिक दल को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि प्रचंड जनादेश मिला इंदिरा जी के बांग्लादेश फतह के बाद, जो स्थितियां इस देश में थी और 74 आते आते देश में व्यवस्था परिवर्तन की मांगे उठने लगी, नौजवान सड़कों पर आए और सरकार बदल गई। फिर आप देखेंगी जिस तरह से राजीव गांधी को एक प्रचंड जनादेश मिला और 3 साल पूरे हुए नहीं थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और राजीव गांधी जी कांग्रेस को उस बड़ी लोकप्रियता के बाद भी बचा नहीं पाए। फिर ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं आपको लगातार कहना चाहूंगा कि उदाहरण तो इतिहास में भरे पड़े हैं। जब जीत के बाद हम करते हैं राजीव और रंजन हार जी के बाद फिर ठीकरा दूसरों के सर पर जब थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जेडीयू को अस्तित्व बचाने के लिए आरजेडी का साथ लेना पड़ा, वरना नरेंद्र मोदी की लहर में न जाने कहीं जो उपचुनाव हुए थे उसके भी नतीजे। मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा जी, नहीं, मैं चित्रा जी, जो एक जानबूझ करके एक धारणा बनाए जाने की कोशिशें हुई है, राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति में जो लोग चूका हुआ खिलाड़ी मानते रहे, मैं उनके मानसिक दिवालियापन पर तरस खाता हूं, इसलिए कि उन्होंने कई बड़े सामाजिक बदलावों की अगुवाई की और जो गलतियां उनसे हुई उन्होंने उसके लिए बार बार बिहार की जनता से माफिया मांगी। फिर जब उनको देश की राजनीति में एक अवसर मिला तो रेल मंत्रालय के जरिए उन्होंने अपनी कुशलता का और अपने प्रबंधन का एहसास भी देश को कराने का काम किया। और जो हमारे सवाल थे, हम बार बार कहते रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहने समय भी, चाहे धारा 370 का सवाल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल हो, राम जन्मभूमि का सवाल हो, इन सवालों पर हमारी सहमति कभी नहीं बनी। तो जिन स्थितियों में देश को ले जाने की कोशिश एनडीए कर रहा था, जो सेक्युलर वैल्यूज थे, जो सेक्युलरिज्म की जो एक परंपरा है इस देश में, उसको बचाने के लिए हमें फैसला करना था। राजीव रंजन जी, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा, जिस जंगल राज की दुहाई देकर लड़ने का फैसला किया 2010 में दोबारा आप लोग सत्ता में आए, अब उसी लालू प्रसाद यादव की आप जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक बार चलते हैं मनोज झा जी के पास। चित्रा जी, मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था। राजीव जी जो कह रहे हैं, एनडीए की बात उन्होंने कही, अभी राम जन्मभूमि का नाम लिया। आप याद करें कि किस तरह से नीतीश जी, चूंकि हम लोग दिल्ली में रहे और मैंने इसलिए अभी पहले भी कहा था कि उन्होंने काम अच्छा किया है बिहार में, लेकिन वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। जब नरेंद्र मोदी, जब सारा गुजरात की जो भी घटनाएं हुई या बाबरी मस्जिद की घटना के बाद
क्या उस समय जनता दल और शरद यादव जी भी जो सबके मित्र हैं, लेकिन आप बताइए ना उसके बाद भी क्यों उन्होंने एनडीए का अपना दामन थाम रखा? क्या उन्होंने तब कोई उस पर आवाज उठाई? जब जब माइनॉरिटी का वोट लेना है तब आप वो कह देते हैं। लालू भ्रष्टाचार के खिलाफ चारा कांड के समय नीतीश जी तो उनके साथ एक समय में रहे। मैं बिहार को आप जितना है उसी समय मैं भी रहा हूं बिहार में, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने भ्रष्टाचार के मामले में पूरा मुद्दा बनाया, आपने बाबरी मस्जिद को बता, दोनों मुद्दों को आप छोड़ करके आज अडवाणी जी की आप आरती उतारते हैं, क्योंकि अडवाणी जी आपके लिए ठीक हो गए। अडवाणी जी के लिए जो सेक्युलर फोर्स है वो ठीक हो गए। ये जो आपका है इससे आपको नुकसान होगा अल्टीमेटली। बिल्कुल, आपने नीतीश जी को हट करके ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया जो बिल्कुल कठपुतली हो। आप कठपुतली जब बनाएंगे तो जो पार्टियां कांग्रेस या बीजेपी करती रही वही आप भी भुगतेंगे। जी राजीव रंजन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, मनोज झा जी के पास जाना है। नहीं, आलोक मेहता जी, मैं आपकी बात पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तथ्यों को उस तरीके से मत लोगों के सामने लाइए जिससे लोगों को भ्रम हो। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर राजधर्म के पालन की नसीहत दी थी तो कैबिनेट की सामूहिक भावना थी। वो संघ के प्रचारक थे, वो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बड़े संघ के प्रचारक थे, और जहां तक वो भी हिंदू सम्राट थे। आलोक जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आलोक मेहता जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी बात सुन लीजिए। जी जी सर, जल्दी से। आलोक जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार गुजरात में हमने गुजरात के मॉडल के खिलाफ अपने उम्मीदवार लड़ाए, आप देखेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जब हम शामिल भी थे तो गुजरात में हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ते थे वहां, और राजनीतिक तौर पर एक उनको फायदा अपने प्रतिरोध को जताने के लिए चुनाव का प्रयोग करता है, और हम लगातार उनके खिलाफ अपनी बात रखते रहे। लेकिन हम सब ने ये भी देखा था कि जिस गुजरात दंगे का जिक्र आप लोग बार बार करते रहे, उसके बाद रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार गुजरात जाकर तारीफ भी नरेंद्र मोदी की करते हुए दिखाई दे रहे थे। मनोज झा जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, दरअसल ये मजबूरी आ गई है कि आपको और जेडीयू को आपस में एक साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ रहा है, वरना लालू प्रसाद यादव जिसके जंगलराज को बार बार कोसा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने, उसका साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत क्या थी? आपकी बहस में बहुत ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद आया हूं, तो मुझको कम से कम 2 मिनट का बिल्कुल सर मौका दीजिए जी, और 2 मिनट में अपनी बातें रख दूंगा। सबसे पहली चीज है, हम लोगों को यह जानना चाहिए कि क्या 26 मई को इस मुल्क की राजनीति पे ताला लग जाना चाहिए कि अब मोदी जी आ गए हैं और एक दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद आ गया है तो उसके समक्ष कोर्निश करें। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में विकल्प के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। हमने और जदयू ने जो किया जी, हिंदुस्तान की आवाम को विकल्प देने की कोशिश की, क्योंकि देखिए दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद का एक लॉजिक है जी, और उस लॉजिक को हम डिफाई करना चाहते हैं। एक व्यक्ति पूजा का दौर चल पड़ा है, मीडिया में भी अपोजिशनल स्पेस नहीं है, विकल्प की बात की संभावनाएं नहीं है जी, और हमारा सिर्फ ये मानना है कि कम से कम आप लोग ऐसा ना करिए कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, विकल्प की बात होने दीजिए। विकल्प की बात तो होगी मनोज झा जी, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं इसका भी चाहूंगी, लेकिन जनता सवाल नहीं पूछेगी कि अवसरवादिता की राजनीति पर आप लोग उतर आए हैं, अपने अनुकूल चीजें अगर नहीं होती हैं तो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? अच्छा सुनिए, नहीं मैं बिल्कुल, अगर बहस में एक पारदर्शिता रखें और मुझको सवाल का जवाब देने दीजिए, अगर आपके मैं जवाब में मेरे सवाल को आप फिर अपने सवाल को फिर से रखिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं सीधी सी बात कहूं कि ये एकांतिक दृष्टिकोण के साथ एक दल आया है, उसकी कुछ अवधारणाएं हैं। आप मुझको 3 निर्णय बताइए इस सरकार के जो गरीबों के पक्ष में हो, पिछड़ों के पक्ष में हो, सिवाय कॉरपोरेट को गुदगुदाने के इस सरकार ने 3 महीने में 5-4 महीने में कुछ नहीं किया। क्या हम जुबान पे ताला लगा लें? क्या हम लोगों की बात न करें? क्या हम अपने एक दूसरे के मतभेद, हमारे बीच में मतभेद थे, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हम मतभेद में कैद नहीं रह सकते। जमहूरियत का एक लॉजिक है कि बड़े उद्देश्य के लिए छोटे मतभेदों को दरकिनार करिए। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, अभी एक यूफोरिया का फेज चल रहा है जी। लेकिन इस मुल्क में
प्रगतिशील राजनीति की जगह खत्म नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद का मुल्क है, पटेल का मुल्क है। इस मुल्क में कोई ये ना समझ ले कि क्षेत्रीय दल खत्म हो गए क्योंकि राष्ट्रवाद की परिकल्पना लेकर के एक बड़ा दल आ गया। अगर हिंदुस्तान के इतिहास को देखिए, समता मूलक, असमानता की लड़ाई, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई, ये सारी लड़ाई क्षेत्रीय दलों ने शुरू की। मनोज झा जी, आपकी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन सवाल ये है ना कि नरेंद्र मोदी की लहर अगर इस वक्त देखी जा रही है, चूंकि जनता जो रिजल्ट देती है उस पर हम बहस करते हैं, मीडिया का भी वही काम होता है, लोगों की आवाज को और आगे लेकर जाना। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में आज ये स्थिति बीजेपी की है और स्ट्रांग स्थिति आप देखिए, 47 सीटें तो सिर्फ हरियाणा में, और वहां पर भी सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में, तो इस चीज को आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी अगर इस तरह से हर तरफ प्रभाव अपना जमा रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो रही हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? 30 सेकंड का वक्त दीजिए। जी बिल्कुल। जो आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में हो रहा है, वो 20 वर्ष पहले यूरोप में हो चुका है। दक्षिणपंथी राजनीति को अर्थशास्त्र में और राजनीति में 20 वर्ष पहले यूरोप में जगह मिली। आज फ्रांस में तब्दीली हो रही है, नीदरलैंड में तब्दीली हो रही है, लैटिन अमेरिका में तब्दीली हो रही है। देखिए, एक साइकिल है। इस साइकिल में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 30-31% वोट के साथ मोदी जी आ गए हैं। लेकिन वो जैसे वो विज्ञापन है ना कि हीरा सदा के लिए, तो ये मोदी सदा के लिए ऐसा अगर विमर्श होगा तो वो विमर्श जमहूरियत के लिए उचित नहीं है। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये तो बहुत खतरा हो जाएगा। व्यक्तिवाद की पूजा और उसके इर्द गिर्द सारी चीजें सिमटी रही, लेकिन क्षेत्रीय दलों को कम से कम अपने भीतर झांकना होगा। अनिल बलूनी जी को जोड़ना चाह रहे थे, आपके कुछ बातों का जवाब देना चाह रहे थे, बताइए। चित्रा जी, मनोज जी ने कहा कि गरीबों के लिए क्या हुआ, तो मनोज जी बताएं कि जनधन योजना किसके लिए हुई? क्या स्वच्छता अभियान किसके लिए हुआ? श्रममेव जयते किसके लिए हुआ? मनोज जी, लगता है कुछ आप पढ़ा कीजिए, सरकार की योजनाओं को देखा कीजिए। 6 करोड़ अकाउंट खुले हैं 1 महीने के अंदर। मनोज जी, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। गरीब लोगों को 5,000 रुपए का लोन मिल रहा है, उस पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप अमेरिका और लैटिन अमेरिका का उदाहरण मत दीजिए, बिहार की स्थिति को देखिए। बिहार के स्थिति को देखिए। मनोज झा, आलोक शर्मा आपस में मिले, पानी पहली चीज तो भाजपा के तमाम प्रवक्ता जो है ये नेशनल चैनल्स पर आकर और अभी भी पानी पी रहे हैं। मनोज झा जी, 6 करोड़, अगर 6 करोड़ किसी भी तरह से बीजेपी आज की तारीख में 8:30 पर सिद्ध कर दे कि 6 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत गलत स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ने जाकर मेडिसिन स्टोर में कहा कि 4 करोड़ कनेक्शन हो गए, अकाउंट खुल गए। एप्लीकेशन जो आई है तमाम बैंकों में वो 1.5 करोड़ आई है। अभी एप्लीकेशन आई है, वो कंफर्म नहीं हुए। मैं आपके अब आना चाहता हूँ मुद्दे पे। आप मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए। उनका जवाब लेते हैं। अनिल बलूनी जी, मुद्दे पर आंकड़ों की बाजीगरी भी की जा रही है। बलूनी साहब, मुद्दे से मत भटकाइए लोगों को। आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया है गरीबों के लिए। चित्रा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आलोक शर्मा जी लगातार बोलते हैं, किसी को नहीं सुनते। आप झूठ बोलेंगे तो आपको रोका जाएगा। चित्रा जी नहीं, आपका तमाम कोई भी आंकड़ा लेकर जाते हैं, मैं 3 आंकड़े बता देता हूँ। मोदी जी ने मेडिसिन स्क्वायर में 4 करोड़ कहा, विजय गोयल जी ने राज्यसभा टीवी पर 5 करोड़ कहा, आज आप 6 करोड़ कह रहे हैं। पहले तय कर लीजिए घर में कितने खुले हैं। अनिल बलूनी जी, मुझे समय दीजिए। सही आंकड़े क्या है? बलूनी साहब मुद्दे पर आते हैं, क्षेत्रीय दलों पर आते हैं। अनिल बलूनी जी, एक बार सुन लेते हैं, जल्दी से आंकड़े सुन लेते हैं। आपका जवाब मुझे समय दीजिए प्लीज, उनको जवाब तो देने दीजिए। जल्दी से सही आंकड़ा बताइए, आगे बढ़ते हैं। बताइए अनिल बलूनी जी, गुस्साइए नहीं, बताइए। आप अभी से घबराने लगे। मैं चित्रा जी, आलोक शर्मा जी, राजनीति नहीं, इनको चुप कीजिए पहले। चित्रा जी नहीं, चुप हो गए, चुप कीजिए पहले। चित्रा जी, मैं चित्रा जी, चित्रा जी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, कल शाम तक 6.2 करोड़ नए अकाउंट खोले जा चुके हैं। अब आलोक शर्मा जी, जनधन योजना के तहत चाहिए, मैं विश्वास के साथ, जनधन योजना के तहत, कल शाम तक जनधन योजना के तहत नहीं,
जन धन योजना के तहत, जनधन योजना के तहत, बिल्कुल जन धन योजना के तहत गरीब लोगों के से आगे बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय राजनीति पर एक बार बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ, मनोज झा जी को जोड़ना चाह रहे थे, छोड़िए हम इस पर किसी और दिन डिस्कशन हो जाएगा। मनोज झा जी को जोड़ना चाह रहे थे, मैं आ रही हूँ उसके जी ने जो कहा मैं उसमें जोड़ना चाहता जी हूँ। सर। मनोज जी ने जो बात कही बिल्कुल गंभीर। मनोज जी मैं आपकी बात का मनोज जी बस मैं आती हूँ आपके पास, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आलोक मेहता जी, बस मैं आती हूँ आपके पास। इसमें कोई शक ही नहीं है कि विकल्प होना चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रतिपक्ष हो, तो बल्कि खुद भी शायद मोदी जी भी कह चुके हैं कि भाई अच्छा है सशक्त प्रतिपक्ष हो। तो ये बात सही है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई वो आ गए या 50 साल के लिए वो हो जाएंगे। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं मनोज जी कि क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय क्षत्रप जहां ताकतवर हो, आप देखिए ना, हम लोग खुद ही आलोचना करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्षेत्रीय क्षत्रपों को खत्म किया, इसलिए आप लोगों का नेतृत्व आया। बिल्कुल। अब दिखाई क्या देता, क्षेत्रीय दल में भी यदि मुलायम सिंह जी या अखिलेश जब बनते हैं या यहाँ पर नीतीश, उसके बाद में फिर उन क्षेत्रीय क्षत्रपों को भी कमजोर, आप इस बात को मानेंगे जरूर। अब वो हो सकता है, मैंने कहा ना, शरद यादव जी बीच में लगा कि नहीं जब तक नीतीश को नहीं हटाया जाएगा, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कितना ड्रामा हुआ था। तो आप ये देखिए कि क्षेत्रीय दल भी उस तरह से जब नहीं तैयार होते, और उसी तरह से लालू जी को भी क्या कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन करके साथ में रहे, कांग्रेस ने फिर उनका साथ नहीं दिया। तो इसलिए ये तो आपको मानना होगा कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जब वो अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो क्षेत्रीय दलों के सिर काट देते हैं। विकल्प की बात आपकी ठीक है, विकल्प होना चाहिए, लेकिन उसमें जैसे अब आप बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी अभी ये शायद ये उतना बात अधिकृत रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी तो अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो क्षेत्रीय दलों के सिर काट देते हैं। विकल्प की बात आपकी ठीक है, विकल्प होना चाहिए, लेकिन उसमें जैसे अब आप बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी अभी ये शायद ये उतना बात अधिकृत रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं विकल्प के नाम पर, कि जो सेक्युलर लोग हैं वो सब पार्टियां एक हो जाएं। जैसे नॉन कांग्रेस आपने जनता पार्टी बनाई, जनता दल बनाया, आज वो स्थिति बीजेपी के खिलाफ नहीं है। उसमें कल कोई ऐसी चाबी दी जाएगी तो वो फिर उधर भटक जाते हैं। जब एनसीपी पहले दिन हाथ जोड़ करके बने, सॉरी एनसीपी का कोई शायद प्रवक्ता नहीं है हमारे बीच में, लेकिन 4 बजे अनाउंसमेंट रिजल्ट नहीं आए थे और वो चरणों में जाके गिर गई। उसने कहा जी मेरा समर्थन ले लो, शिवसेना चाहे उनके साथ कितनी रही हिंदुत्व के बाद, तो एनसीपी चली जाती है। कल कोई पार्टी आएगी और शरद जी यदि कह देंगे कि भाई हम तो एनडीए के साथ अब जा रहे हैं जी, तब आप क्या करेंगे? लालू जी और सारे सेक्युलर दल कहाँ एक होने की स्थिति में है? विकल्प तब बनेगा जब आप लोग किसी विचारधारा के आधार पर हो। ये व्यक्तिपरक राजनीति होगी तो कतई नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मनीष जी मैं आती हूँ आपके पास, इसका जवाब ले लेती हूँ। अब राजीव रंजन जी हाथ उठा रहे हैं, जी बताइए। आती हूँ मनोज झा जी। चलिए तो मनोज जी सुन बोल दीजिए। चलिए राजीव जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही है, मनोज जी को जोड़ना चाह रहे थे। मनोज जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? नहीं आवाज जा रही है चित्रा जी, आवाज जा रही है। अच्छा, बीच में आलोक जी ने कहा तो जी एक एक करके मनोज झा जी पहले। मैं आलोक जी के बात को मैं आलोक जी की बात से मेरे पास भिन्नता रखने का कोई आधार नहीं है। मेरा मानना है कि ये सचमुच उन्होंने जो बातें इंगित की है वो आवश्यक है, और मंथन की प्रक्रिया से पूरी हिंदुस्तान की सियासत चल रही है। हमारा दूसरा एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, और जो क्षेत्रीय दलों उसका उत्तर दे सकते हैं। नव उदारवाद को लेकर के सारे राष्ट्रीय दलों ने, मैं कांग्रेस को भी नहीं छोड़ना चाहूंगा, उन्होंने ऐसा बना दिया है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा ऑक्सीमोरोन है। आप लेबर रिफॉर्म की बात करते हैं और उसके अंदर है कि कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम, लेबर के अधिकार की कर्टेलमेंट, लेकिन नाम है लेबर रिफॉर्म। सारे अखबार एडिटोरियल लिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि बड़ी विडंबना की चीज है। क्या इसका विरोध न करें? इसका विरोध कोई राष्ट्रीय दल नहीं करेगा, इसका विरोध क्षेत्रीय दल करेंगे। नहीं मैं उससे असहमत नहीं हूं, आलोक जी मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूं। और तीसरी चीज, मैं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की कार्यशैली में जो सबसे बड़ी चीज हमें कष्ट पहुंचाती है कि जिंदा आदमियों को आप लड़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो इतिहास के नायकों को भी आप लड़ा रहे हैं। पटेल वर्सेस नेहरू, नेहरू वर्सेस गांधी, गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के साथ, उसकी स्मृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके पक्ष में
अगर हमने गोलबंदी नहीं की, इकट्ठा नहीं हुए, तो क्या हम एक ऐसा मुल्क बन जाने दे जो असहिष्णुता के आधार पर और प्रगतिशील राजनीति को दरकिनार करके ही आगे बढ़े? मनोज झा जी, लेकिन लोग तो आपसे पूछेंगे ना कि पहले चुनावों के पहले तक जिन दलों को आपस में आप कोसा करते थे, बाद में उसी के साथ गठबंधन के सहारे आगे बढ़े हैं। राजीव रंजन जी से इसका जवाब मैं ले रही हूँ। बिल्कुल राजीव रंजन जी, सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, एक आदमी अपनी लकीर लगातार बड़ा करता हुआ चला जा रहा है और क्षेत्रीय दल उसके आगे कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिल जी, आती हूँ आपके पास। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है चित्रा जी, लकीर खींचने का सवाल अगर है तो मैं कहूंगा कि अगर आप पिछले एक वर्ष में देश के कई राज्यों में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जी, हर परिणाम ने विश्लेषण का जो तरीका है वो बदला है। और जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीजें नहीं होती हैं तो उसके लिए दूसरे तर्क ढूंढ लिए जाते हैं कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी मिल गए इसलिए हो गया, मायावती जी ने उम्मीदवार नहीं खड़े किए इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल गई। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 27% वोट महाराष्ट्र में आए हैं और एक कमजोर वोट प्रतिशत के साथ मल्टी कॉर्नर इलेक्शन में सीटें सबसे ज्यादा जीत करके अगर उस चुनाव में जीती हुई सीटों का महिमा मंडन इस तरह से हो तो मुझे लगता है पिछले कई जनादेशों के मुकाबले यह परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्षेत्रीय पार्टियों की प्रासंगिकता क्यों है ये समझना सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से संसाधनों के असमान वितरण से देश में एक विषमता की खाई पैदा हुई और बिहार जैसे राज्य लगातार आजादी के बाद पिछड़े होते चले गए, उनकी पीड़ा को बगैर समझे फैसले दिल्ली ने लादे और ये कमोबेश बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के उन तमाम राज्यों में थी जहां कहीं न कहीं केंद्र की नजर वहां तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए एक बड़ी तादाद में ये राज्य है, चाहे नवीन पटनायक जी हो, शिबू सोरेन हो, नीतीश कुमार जी हो, मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी हो, ये जो शख्सियतें हैं ये सब संघर्ष से उभर करके आई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हरियाणा और जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव ये नतीजों को लेकर के क्षेत्रीय पार्टियों को चूका हुआ मान लिया जाए, ये ईमानदार विश्लेषण नहीं है। हमें अवसर मिलेगा अपनी ताकत को आजमाने का। 2015 में बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होंगे और हम कॉन्फिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। आलोक मेहता जी ने भी कहा, मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू जी एनडीए के बनने के पहले एक साल भी लंबे समय तक काम किए हैं जी, इसलिए ये कोई ऐसा अबूझ पहली नहीं है। ये बिल्कुल बिहार में वोटों का जिस तरीके से गठजोड़ बना है और जमीन पर ये परिणाम में ट्रांसलेट हो चुका है उपचुनाव में, हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हम उस परफॉर्मेंस को दोहराएंगे लोकसभा विधानसभा के अगले चुनाव। लेकिन जब लोगों के पास सामने जाएंगे तो लोग ये भी सवाल पूछेंगे ना कि 2010 में तो बीजेपी के साथ सामने आए थे, बाद में खुद को अलग कर दिया और विकास के लिए क्या कुछ किया, इसका जवाब भी तो देना होगा। मनीष को जोड़ना चाह रहे थे। राजीव जी, आती हूँ। मनीष, जल्दी से। चित्रा जी, नहीं चित्रा जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आलोक जी कह रहे थे कि विकल्प आखिर कैसे राज्यों में तैयार होगा, इसी विकल्प को लेकर आलोक शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही पृथ्वीराज चौहान थे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए और चुनावों में केवल राष्ट्रीय दल उतरे तो वो ज्यादा सुस्कर और बेहतर होगा। जब अगर देश के दो बड़े राजनीतिक दलों की ये राय है तो क्षेत्रीय दल आखिर फलेंगे फूलेंगे कैसे? और ऐसे में आप क्यों पैरोकारी कर रहे हैं फिर क्षेत्रीय दलों की, अगर आपके पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा चित्रा जी, मैं क्षेत्रीय दलों की तरफ से अधिकृत नहीं हूं और न ही मैं पैरोकारी कर रहा हूं। आपका विषय है क्या मोदी जी की वजह से क्षेत्रीय दलों पर कोई संकट आ रहा है? मैंने उसका उत्तर दिया नकारात्मक के नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 11 में से 9 सीटें बाई इलेक्शन जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती। आप अगर समझते हैं कि पूरी तरह से लहर चल रही है, हरियाणा के अंदर जो 47 विधायक जीत के आए हैं, 21 विधायक कांग्रेस से गए हुए हैं। इनके 7 सांसदों में से 5 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर गए। वो स्थिति तो हर जगह की है ना। उस लहर को आप छोड़ दीजिए, अभी कोई लहर नहीं है। 5 से 6% वोट परसेंट जो महाराष्ट्र में ज्यादा है, एक कोई छोटा सा इश्यू और एपिसोड हो जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों में क्यों तब्दील होती हुई चली जा रही है? तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में भी आप चले गए, यहाँ पर भी चले गए। आत्मविश्लेषण के लिए आप तैयार नहीं हैं? मैं फिर बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने, जनता ने जो फैसला दिया है उसको शिरोधार्य किया है हमने। हमारी 15 साल से सरकार थी, एंटी इनकम्पेंसी भी है।
हमारे यहाँ पर वो अभी भी हाल तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है बीजेपी का, वो लोग क्यों जीत रहे हैं अगर यही एंटी इनकम्बेंसी है तो? आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 1.5% वोट का डिफरेंस है और गुजरात जहाँ से माननीय मोदी जी आते हैं वहाँ पर 31 से 67 सीटें हुई हैं हमारी, वोट परसेंटेज बढ़ा है। गुजरात में 95 से बीजेपी की सरकार है सर। आती हूँ, कुछ लोग अब सवाल कर रहे हैं सर, एक छोटा सा जवाब बताइए। देखिए, जो क्षेत्रीय दलों के लिए बात हो रही है, क्षेत्रीय दलों को संकट लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा? आप ऐसा 1989 से मैं उत्तर प्रदेश से नाता रखता हूं, 89 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें बीएसपी लोकसभा में मौजूद न रही हो। ये पहला चुनाव है जिसमें बीएसपी का एक भी मेंबर नहीं है। बिल्कुल। तो ये कहना कि खतरा नहीं, खतरा तो हो रहा है, और जो सहयोगी है कोई भी है, और जेडीयू भी 20 से 2% जेडीयू के अलावा आप देखिए हरियाणा में जो इन्हें लोध है वो 2 लोकसभा सीटें जीती थी और अभी वो सत्ता के दावेदार थे, उनको खत्म हो गया। वो मानते थे कि हमारे बिना हज का या कोई भी हो। और अगला अब झारखंड में देखना होगा कि जो वहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा है या बाकी दल हैं जिनको सोकाल सेकुलर की बात अभी हमारे राजीव रंजन जी ने की, 89 में बीजेपी कहां सेकुलर थी? वो तो सांप्रदायिक शुरू से रहे होंगे, तब भी वो राम मंदिर की बात करते थे। तब जनता दल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े थे, वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया उन्होंने। राजस्थान में 25 की 25 सीटें मिलकर जीती। टैक्टिकल अलायंस किया यूपी में कई जगह, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा थे वहां जनता दल बीजेपी दोनों खड़े हुए। इस तरह से ये सब करते हैं, अवसरवादी राजनीति सब करते हैं। कभी गैर कांग्रेसवाद का नारा, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा, कभी कोई राजीव गांधी के बोफर्स का मुद्दा। तो ये सब बातें चलने वाली नहीं है। अब जो जनता का जनादेश आया है, फिलहाल मोदी का जादू है और मोदी उसको अपनी परफॉर्मेंस से मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे ये भविष्य बताएगा। लेकिन क्षेत्रीय दल क्या उसको मेंटेन करेंगे कम से कम आगे बढ़ने के लिए? कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जादू की बात मैं आपको बताती हूँ। 8वीं लोकसभा में राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से आए थे, 50% उनको वोट मिले थे और 409 सीट थी और 30 सीटें मिली थी तेलुगु देशम को। और पहली बार भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दल विपक्ष की भूमिका में आया था। और उसके बाद से क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्र की भलाई छोड़ के सेंटर में आना, कभी लैपटॉप बांट, कभी साइकिलें बांट, वहीं के जो लालच देके आने लगे। 11वीं लोकसभा में ये हाल हुआ कि 2 साल की कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री देश में बने। तो अब आप जनता को सोचना है कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी चाहिए या जगह जगह के जल्दी से एक ब्रेक के लिए हमें जाना। हाल ये हो गया है कि अगर नोएडा में बिजली नहीं आती है तो क्षेत्रीय सरकार कहती है ये केंद्र की वजह से है, केंद्रीय सरकार कहती है क्षेत्रीय की वजह से है। अब ये लहर कही है, ये कुछ भी कही है, पर एक गठबंधन जो है ये देश को किसी और तो अच्छी तरह ले जाएगा। बिल्कुल। क्षेत्रीय दलों का ये हाल है, जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात, जहाँ से पैसा मिला वहाँ से ले लिया। और इसी कहावत के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। जनगण का मन लगातार जारी है, फोन लौटते हैं, बड़ी बहस जारी है। क्या मोदी लहर में क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं? एक ब्रेक के बाद। क्या नरेंद्र मोदी की लहर क्षेत्रीय दलों को खत्म करती हुई चली जा रही है? यही है जनगण मन का हमारा आज का सवाल और इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। और यहां पर आपसे सवाल अनिल बंसल जी, हमने देखा है कोशिश करते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं बहुत सारे दल, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं या करते हैं, चाहे वो मीडिया में भी छाए हुए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार भी तो वही विपक्षी दल है ना। राहुल गांधी, सोनिया जी कभी कभार सामने आके दर्शन देते हैं। क्षेत्रीय दलों का भी वही हाल है, अपनी क्षेत्रीय उस मुद्दों को उठाते हैं जिनसे कम से कम आज जनता अपने आप को सरोकार करके नहीं देखती है। तो गलती भी तो उन लोगों की। देखिए, जो राजीव रंजन जी ने कहा कि मुद्दा नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे पर उन्होंने गठबंधन तोड़ा, पर हम जनादेश की अनदेखी नहीं कर सकते। बिल्कुल। 282 सीटें लेकर अगर मोदी आए हैं तो कहीं ना कहीं देश का जनमानस उनके पक्ष में है। वो कुछ बदलाव भी चाहता है या कहीं ना कहीं अब जो क्षेत्रीय दल को आपने देखा तो लोग क्षेत्रीय दल की भी बातों से आज ही जा चुके हैं। बिल्कुल। कि रोज गठबंधन करते हैं, रोज तोड़ते हैं। अभी एक नई पंचायत और नहीं, उनके मुद्दे भी इस तरह के होते हैं जो जनता को अब उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते। देखिए, नई पंचायत अजीत सिंह जी ने की मेरठ में जी, उसमें सब देवगौड़ा जी भी पहुंचे और दूसरे जनता दल के लोग भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी भी, सब लोग। जब आप सूबे की राजनीति करते हैं तो मुलायम सिंह और अजीत सिंह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। अब मोदी का एक खतरा आया तो सब एक हो जाओ। तो जो अभी आलोक मेहता जी ने बात उठाई थी, जब आप सिद्धांत के आधार पर एकता करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे, तब तो एकता आपकी चलेगी। लेकिन मोदी का एक हवा है, उससे डरकर सब एक हो जाओ। बिहार में हम एक हो गए, वहां सरकार को हमने बचा लिया, उत्तर प्रदेश में अब सम्मेलन कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। कांग्रेस अपने आप को कैसे बचाएगी आलोक जी? इन सब के बीच, क्षेत्रीय दलों के बीच कांग्रेस भी तो जद्दोजहद कर रही है ना खुद को बचाने के लिए। दलों की बात जहां तक है, लोकसभा का चुनाव था,
उसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे। वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्यतः निशाना रहा आपस के अंदर। क्षेत्रीय दल क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के अंदर बहुत प्रासंगिक नहीं थे, कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज गिरा उनका। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए राज्यों के चुनाव है, क्षेत्रीय दलों का वोट परसेंटेज है, उनकी प्रासंगिकता है। अगर आप ये सोचें कि मोदी जी आ गए हैं और क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल थी और पुनः इसका आप देखिएगा उद्गम होगा और पूरी तरह से वापस हम फाइट में आपको उद्गम होगा कैसे? बड़े नेता तो गायब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े नेता भी आएंगे, समय आने दीजिए, आप तमाम चीजें ठीक। बल्कि दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए अभी क्षेत्रीय दल की हम बात कर रहे हैं, बिहार और झारखंड, बल्कि मैं मनोज जी और आपके यहाँ सवाल नहीं आपने मनोज जी और राजीव रंजन जी साथ में हैं, जिसे झारखंड में चुनाव होना है। राहुल गांधी को निकालिए घर से बाहर। हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह और तमाम हरियाणा के लोग जो हमें परेशान कर रहे थे आपके यहाँ भेज दिए, आप उनको संभालिएगा। एक मिनट, मेरा क्या हरियाणा तो हो चुका, मैं जानना चाहता था कि क्या राहुल जी को संभालिए, प्रियंका दीदी को लीजिए। अरे आप अपने अपने नेताओं को संभालिए, जाने दीजिए, हम इस लड़ाई में नहीं फंसते हैं। जल्दी से आलोक जी। मैं जानना चाह रहा था कि क्या जेडीयू और लालू जी दोनों की पार्टी, इस तरह की राष्ट्रीय जनता दल, किस तरह से झारखंड तो बिल्कुल लगा हुआ राज्य और बल्कि उन पर राज्य कर रहे थे जब तक विभाजन नहीं हुआ, क्या वहां भी जो फोर्सेज हैं वो मिलकर के कुछ कर पाएंगे? पूछ लेते हैं ये सवाल में, लेकिन उसके पहले मनीष को जोड़ना चाह रहे हैं। मनीष जी जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी वहां किसी का साथ मनीष जी जल्दी से। चित्रा जी, मैं बल्कि मनोज जी के लिए भी सवाल करता हूं कि वहां जैसे बाबूलाल मरांडी थे, देखिए चित्रा, उनकी बहुत अच्छी तमाम जो पैनलिस्ट मौजूद है, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 5 कोणीय मुकाबला था महाराष्ट्र में, और ऐसे में मोदी लहर की जो बयार बह रही है उसमें एमएनएस जो कि सबसे बड़े जो पस्त हुआ है, एक ऐसा दल जो पस्त हुआ है जिसको लेकर तमाम बातें होती थी, मजाकिया अंदाज में बात करना, व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना, तो मोदी लहर के तहत अब एक मुझे दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आती हैं, हम कहीं के ना रहे, ना तो अब घाट रहा और घर करीब पहुंच गया। चलिए इसी शेर के साथ एक आखिरी जवाब राजीव रंजन जी चूंकि हाथ उठा रहे हैं, सर वाइंड अप करना है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक झारखंड के चुनाव को लेकर के आलोक मेहता जी ने जो बातें कही हैं, पहले भी आप देखेंगे गठबंधन राजनीति में देश के अलग अलग राज्यों में वहां की परिस्थितियों के अनुरूप गठबंधन होते हैं, इसलिए झारखंड के सवाल पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन बड़े प्रतिपक्षी एकता के हिमायती हम हैं और हमारी कोशिश होगी कि मिलकर के लड़ा जाए। चलिए जहां तक अभी जो भी विश्लेषण हुआ, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, सिस्टम में कमी नेशनल पार्टीज में भी है, रीजनल पार्टीज में भी है, लेकिन संघवाद की अवधारणा को चुनौती मत दीजिए। संघवाद में राज्यों की भूमिका है और एक मजबूत संघ के लिए मजबूत राज्यों का होना जरूरी है, और राज्यों में हम चाहेंगे मजबूत नेता भी हो। इसी के साथ जनगण का मन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद बस हम यही करते हैं, कम से कम जनता के जो मुद्दे हैं उनसे सरोकार रखेंगे नेता और उनके बारे में सोचेंगे, लेकिन सवाल अपने आप में कुल मिलाकर घूम फिर के वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या मोदी लहर में क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं? आगे 2 राज्यों के और चुनाव होने हैं, इसका जवाब उसमें भी मिलेगा। जनगण का मन में आज के लिए बस इतना।